हेलो गाइस, वेलकम टू वीआई। मैं अभिषेक हूं और आज की वीडियो में हम लोग लाए हैं ऑल अबाउट इलेक्शंस। इलेक्शंस में आपको प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो पार्ट 1 में आज हमारे पास है चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। उसके बाद इनकी सिलेक्शन कमेटी क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। उसके बाद नेशनल पार्टी स्टेटस क्या होता है, स्टार कंपेयर्स क्या होते हैं, ईवीएम क्या है, वीवीपैट क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और ईटीबीपीएस। ये हमारे टॉपिक्स है आज के, जो कि वीडियो में हम देखेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। देखिए, जो ये एक्ट है वो रिप्लेस किया हुआ है इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। मींस कि 1991 के एक्ट को 2023 वाले एक्ट ने रिप्लेस किया हुआ है, राइट। ये लेजिस्लेशन आया हुआ है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, रिस्पोंडिंग टू द डायरेक्टिव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव दिया था कि आप जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सिलेक्शन है उसको आप एक अच्छे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, ताकि लोगों को इलेक्शन कमीशन में विश्वास रहे, राइट। देखिए, Supreme Court in Anup Barnwal versus Union of India case 2023 laid down that the CEC and the ECS shall be appointed by a committee consisting of Prime Minister, the Chief Justice of India, and the leader of the largest opposition party in the Lok Sabha. सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में ये बोला था कि जो सिलेक्शन होगा, जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका, उसके जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे, राइट। और इस एक्ट में जो है, द एक्ट एड्रेसेस द अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल ऑफ द सीईसीज एंड ईसीज। ये एक्ट जो है अपॉइंटमेंट, सैलरी और किस तरीके से उनको रिमूव किया जाए, कौन-कौन, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये एक्ट लाई तो उसमें एक बदलाव आया। जो सिलेक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था उसमें एक छोटा सा बदलाव आया, राइट। वो क्या बदलाव था? बदलाव ये था कि गवर्नमेंट के इस एक्ट में एक मेंबर होंगे प्राइम मिनिस्टर, दूसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि रूलिंग पार्टी के ही होंगे, और तीसरा आपके ऑपोजिशन पार्टी के जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है उनके लीडर, राइट। अब देखिए, सर्च कमेटी कौन होता है। सर्च कमेटी वो होते हैं जो एक नेम प्रिपेयर करते हैं और सजेस्ट करते हैं सिलेक्शन कमेटी को। सर्च कमेटी shall prepare the panel of 5 persons for the consideration of the selection committee for appointment as the CECs and other ECs. It is to be headed by the Minister of Law and Justice and comprising 2 other members not below the rank of Secretary to the Government of India. सर्च कमेटी जो है वो 5 पर्सन्स का नाम जो है वो सजेस्ट करेंगे किसको, अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमेटी को, जिनको की सीईसी और ईसी चूज किया जाएगा, राइट। और इस सर्च कमेटी को हेड करेंगे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, राइट। और जो लोग और होंगे जिनकी रैंक सेक्रेटरी से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। अब देखिए, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, राइट। लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी जो लोकसभा होगी, जैसे कि अभी कांग्रेस है, उनका लीडर, राइट। ठीक। अब the salary and the conditions of the service of the CEC and ECs will be equivalent to that of the cabinet secretary. Under the 1991 Act, it was equivalent to the salary of a Supreme Court judge. ये मेजर चेंज है। पहले एक सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी मिलती थी उतने आपको सीईसी और ईसी को मिलती थी। सीईसी मींस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, ईसी मींस, राइट, इनको मिलती थी। लेकिन अब की जो सैलरी होगी एक कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगी, राइट। The act retains the constitutional provision, Article 325 clause 5, that allows the CEC to be removed like a Supreme Court judge, while ECs can only be removed on the recommendation of CEC. देखिए, इस एक्ट में जो पहले का प्रोविजन था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरीके से रिमूव किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में दिया हुआ है, उसको रिटेन किया गया है।
तो अब आपको पता है कि सीईसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह रिमूव करना है और अदर इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करना है, उनको रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी पे रिमूव किया जाएगा। मींस अगर सीईसी रिकमेंड करे कि गवर्नमेंट को आप अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कर दीजिए तो उनका रिमूवल हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पार्टी स्टेटस। देखो नेशनल पार्टी स्टेटस अभी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 पार्टीज को दी हुई है, बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, सीपीआईएम, एनपीपी और आप। ये 6 पार्टीज है जिनके पास नेशनल पार्टी स्टेटस है, राइट। अब देखिए इनकी क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया इनकी 3 है और तीनों में से अगर कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो इनको नेशनल पार्टी स्टेटस दिया जाएगा। क्या क्राइटेरिया? विनिंग 2% ऑफ सीट्स, मींस कि टोटल लोकसभा के अगर 2% सीट्स अगर जीत रहे हैं तो ये पार्टी बन सकते हैं नेशनल पार्टी, या फिर 11 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, या तो 2% सीट जीते टोटल, या फिर 3 डिफरेंट स्टेट्स में एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स में 11 सीट जीते अभी जो लेटेस्ट जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें, राइट। रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, अगर वो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी हैं तो भी नेशनल पार्टी बन सकते हैं, राइट। पोलिंग 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स इन एडिशन टू विनिंग 4 लोकसभा सीट्स, या फिर उनके पास अदर ऑप्शन ये है कि 6% टोटल वैलिड वोट्स जो है 4 स्टेट्स में वो जीते, साथ 4 लोकसभा सीट भी जीते। तो आपको तीन पता चल गया कि या तो वो 2% सीट जीते, या फिर 11 सीट जीते 4 लोकसभा में, या फिर उनकी एटलीस्ट 4 स्टेट में उनको स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन हो, या फिर 6% वोट जीते 4 स्टेट में, राइट। और उसके साथ 4 लोकसभा सीट भी जीते। तो अगर इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया एक पार्टी फुलफिल करती है तो उसको क्या दिया जाता है? उसको नेशनल पार्टी स्टेटस दिया जाता है। देखिए इनकी बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स क्या है कि नेशनल पार्टी स्टेटस मिलने से बेनिफिट क्या मिलेगी? इनको एक रिजर्व सिंबल मिलेगा, राइट। किसी भी सीट से कोई भी कैंडिडेट इनका खड़ा हो उनके पास एक अपना रिजर्व सिंबल होगा, राइट। जैसे कि कमल है आपके पास, बीजेपी के पास, जैसे कि आपके पास आम आदमी पार्टी के पास झाड़ू का है, तो ये रिजर्व सिंबल है इनका, क्योंकि इनको नेशनल पार्टी स्टेटस मिला हुआ है। अब इनको सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोजल चाहिए, राइट। एक प्रपोजल चाहिए नॉमिनेशन के लिए। प्रपोजल कौन होते हैं? प्रपोजल वो होते हैं जो नॉमिनेशन के टाइम पे साइन करते हैं, राइट। डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट स्लॉट्स ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। इनको डेडिकेटेड ब्रॉडकास्टिंग स्लॉट्स भी मिलता है 2 चैनल पे, कौन से? दूरदर्शन पे और ऑल इंडिया रेडियो पे जनरल इलेक्शन के टाइम। और इनको 40 स्टार कैंपेनर्स भी मिलता है, राइट। और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं उनको सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स की ही लिमिटेड वो मिलती है, ऑथराइज्ड है, राइट। अब देखिए स्टार कैंपेनर्स कौन होते हैं? They are nominated by political parties to campaign in each set of constituencies for a specified duration. स्टार कैंपेनर्स जो होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि बीजेपी में जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं जो यूपी के सीएम हैं, खुद मोदी जी हैं, वो स्टार कैंपेनर है, राइट। There is no law governing who can or cannot be a star campaigner. तो आपसे पूछ सकता है कि हो सकता आपसे आपके ऑप्शन में आ जाए कि आरपीए एक्ट में दिया हुआ है कि स्टार कैंपेनर कौन होगा। नहीं, कोई ऐसा लॉ नहीं है स्टार कैंपेनर के लिए, कोई भी हो सकता है, ये पार्टी के मर्जी पे है, राइट। लिस्ट ऑफ द स्टार कैंपेनर्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड ईसीआई विदिन अ वीक फ्रॉम द इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट अंडर द सेक्शन 77(1) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनकी लिस्ट आपको इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा 1 वीक के अंदर, जब जनरल इलेक्शन अनाउंस हो गया हो। और ये किस सेक्शन के तहत है? सेक्शन 77(1) ऑफ द आरपीए 1951, राइट। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के पास 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के पास 20, राइट। तो अब देखते हैं पोल एक्सपेंडिचर में क्या है। एज पर सेक्शन 77(1) ऑफ आरपीए, their travel by air or any other means of transport for propagating program of a political party shall not be counted as expenditure by candidate. मींस कि अगर वो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, चार्टर प्लेन यूज कर रहे हैं, तो जो कैंडिडेट की एक्सपेंडिचर की लिमिट है, जितनी इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट की लिमिट कर रखी है,
उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। सपोज एक किसी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, सपोज जैसे आप नोएडा में जाके किसी के लिए प्रचार कर रहे हैं मोदी जी, तो वो जब नोएडा में जाके उसके लिए प्रचार कर रहे हैं और जो खर्चा मोदी जी को जाने में वहां लगा हुआ है वो उस पार्टी उस कैंडिडेट के अपने एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पे इशू है जो कि एक डिबेटेबल भी है। इसको आप मेंस में डिबेट भी कर सकते हो कि ये लूपहोल बना हुआ है, राइट। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक है तो देखते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए ईवीएम जो है बहुत सारे डिबेट में रहा हुआ है कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास केस लाया गया था कि बैलेट पेपर से इलेक्शन करा दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो ईवीएम भी हमारा जो है एक मेजर टॉपिक बनता है। देखिए ईवीएम में दो यूनिट्स होते हैं, पहला कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेटिंग यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज विद द इलेक्शन कमीशन appointed polling officer. The balloting unit is in the voting compartment into where the voter cast or vote in secret ballot. Right? अब देखिए जो कंट्रोल यूनिट होता है वो जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर है उसके पास होता है, और जो बैलेटिंग यूनिट होता है वो वोटिंग कंपार्टमेंट पे होता है जहां पे वोटर अपनी वोट कास्ट करती हैं। मींस कि जिस पे आप वोट कास्ट करते हो वो बैलेटिंग यूनिट होता है, राइट। ये आप याद कर लेना, ये डायरेक्ट आपके पोलिंग आपके एमसीक्यू ऑप्शन में आ सकता है प्रीलिम्स में। It runs on a single alkaline battery fitted in the control unit and can even be used in areas where there have no electricity. Means EVM को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, इसमें बैटरीज हैं और उसी पे रन करता है। अब इसको कौन मैन्युफैक्चर करता है? मैन्युफैक्चर बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। इसको ECIL और BEL दोनों जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वही मैन्युफैक्चर करती हैं, राइट। अब देखिए एक ईवीएम जो है मैक्सिमम ऑफ 2000 वोट्स ही रिकॉर्ड कर सकता है। एक ईवीएम की कैपेसिटी 2000 वोट रिकॉर्ड करने की है। ईवीएम जो फर्स्ट यूज्ड इन 1982 इन केरला असेंबली इलेक्शन। देखिए ईवीएम जो है 1982 में बाई इलेक्शन में केरला में यूज हुआ था, राइट। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसको अमेंड किया गया 1988 में जिससे कि ईवीएम की यूजेस अलाउ हुई। उससे पहले बैलेट पेपर यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको अमेंड करके ईवीएम की यूजेस किया गया, राइट। और 2004 में पहली बार ईवीएम जो है वो लोकसभा इलेक्शन में यूज हुआ था। तो ये आपके कुछ बेसिक फैक्ट है। फर्स्ट टाइम यूज हुआ था 1982 में केरला में, 1988 में आरबीआई को अमेंड किया गया था और 2004 में पहली बार लोकसभा इलेक्शन के लिए ईवीएम को यूज किया गया। अब आते हैं हम लोग वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको वीवीपैट भी कहते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया हुआ था। अब ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम designated to allow voters to verify that their votes were cast correctly. A paper slip is generated bearing name and symbol of the candidate. Suppose मैंने वोट किया कांग्रेस को, तो ये जो वीवीपैट है वो मुझे एक पेपर प्रिंट करके दिखाएगा कि आपने वोट जो दिया है वो इस कैंडिडेट को दिया है और उनका सिंबल ये। मींस इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने वोट दिया कांग्रेस को वो चला गया आपको, या आपने वोट दिया आपको वो चला गया बीजेपी को, या बीजेपी को दिया वो कांग्रेस को चला गया। आप श्योर हो सकते हैं वीवीपैट से कि आपने जो वोट दिया है वो सही पार्टी जिसको आप देना चाहते हैं उन्हीं के पास गया हुआ है, राइट। क्योंकि बीजेपी पे एक्यूजेशन भी था कि ईवीएम को लोग हैक कर रहे हैं, जो पीसीआई ने मना भी किया था। आपको इस डिबेट में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है क्योंकि एक पॉलिटिकल डिबेट है और आपको पॉलिटिकली चार्ज एग्जाम में नहीं होना है। अब ये जो प्रिंटेड स्लिप है वो सिर्फ 7 सेकंड के लिए विजिबल होता है, राइट, जो कि बैलेटिंग यूनिट में लगा रहता है। सिर्फ 7 सेकंड के लिए वैलिड रहता है। आप वोट कास्ट करने के बाद देख सकते हो, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ मेरा वोट उसी को गया है, उसी कैंडिडेट को गया है जिसको मैंने दी है, राइट। अब देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है। आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये कब आया था? ये 2017-18 में आया था, राइट। 2017-18 में लॉन्च हुआ था और एक इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट टू क्लींस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन द कंट्री। इसको लाया गया था कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है, जो ब्लैक मनी के थ्रू हो रहा है, उसको बंद करें और एक प्रॉपर तरीके से आपको पार्टीज को फंडिंग प्रोवाइड हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ऑपोजिशन में हो या फिर वो पार्टी रूलिंग पार्टी हो जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आईएनसी हो, आपको सबको मिल सके एक ऐसा तरीका जिसमें कि सारी चीजें रिकॉर्ड, राइट। ये एक इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या नाम था?
और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सिर्फ एसबीआई ही इशू कर सकती है, राइट। और कोई भी सिटीजन या फिर कोई भी कंपनी खरीद सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड को, जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। और इनका मल्टीपल्स क्या था, 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, इसी आपके मल्टीपल में अवेलेबल थे। क्या था, 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, राइट। और कब तक ये परचेज थे, 10 दिन था, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है उसको एलिजिबल है इससे फंड प्राप्त करने के लिए, राइट। अंडर द आरटीआई एक्ट 1951 1% वोट्स इन द लोकसभा और द स्टेट इलेक्शन। कौन सा रजिस्टर्ड पार्टी थे, रजिस्टर्ड पार्टी मतलब कि जिसको एक और मोर देन 1% वोट लोकसभा और स्टेट इलेक्शन में मिला हुआ वो पार्टी रजिस्टर्ड है। अब हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। अब देखिए इसको डेवलप किया है इलेक्शन कमीशन और सीडेट। सीडेट जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, आरएंडी इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, राइट। अब इसमें वोटर्स जो है वो पोस्टल बैलेट रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, वो डाउनलोड करते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं और रिटर्न कर देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास पोस्ट के थ्रू, राइट। अब इलेक्टर्स एलिजिबल फॉर ईटीवीपीएस, कौन-कौन से इलेक्टर्स जो हैं ईटीवीपीएस के लिए एलिजिबल हैं, वो है आपके सर्विस वोटर्स जो है आर्म्ड फोर्सेस में है, और वो वैसे लोग जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवरसीज जॉब दे रखा है, जैसे कुछ लोग यूएन में वर्क कर रहे हैं, कुछ किसी एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं, उनको भी वोट करने का राइट है, राइट। तो वो लोग भी इसमें वोट दे सकते हैं, या फिर वैसे इलेक्टर्स जो कि ओवरसीज में है वो भी अपना ईटीवीपीएस से वोट दे सकते हैं, राइट। अब देखते हैं एक कांसेप्ट है नोटा का। नोटा में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। नोटा में क्या कंफ्यूजन है, नन ऑफ द एबव नोटा होता है। हर एक ईवीएम में आपको एक बटन होगा कि आप किसी भी कैंडिडेट से कुछ नहीं है, आप जो है नोटा पे अपना वोट देके आ रहे हैं। तो देखिए नोटा में सबसे बड़ी इशू ये है कि सपोज किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में अगर नोटा जीत गया तो क्या होगा, क्या वहां पे इलेक्शन फिर से दोबारा होगा? नहीं। जो कैंडिडेट जिसको उसके बाद नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट मिला हो, यही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का रूल है। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पाया हो उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। तो अगर नोटा जीत भी गया तो वहां पे नोटा की वैल्यू नहीं है। इसलिए भी जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या फिर डिबेटर्स हैं जो वो कह रहे हैं कि नोटा को भी वैलिड बनाओ। नोटा अगर कहीं पे जीत जा रहा है तो सारे कैंडिडेट्स को वहां पे वो रिजेक्ट कर दो और अब फिर से इलेक्शन कराओ जहां पे दूसरे सेट्स ऑफ कैंडिडेट हो, सेम कैंडिडेट नहीं हो, दूसरे सेट्स ऑफ कैंडिडेट हो जो भी चुनाव लड़े और वहां पे री इलेक्शन हो, ताकि लोगों के जो नोटा की वोट की वैल्यू है, ताकि लोग सिर्फ आप नोटा कब दबा के आओगे जब आप किसी से कुछ नहीं हो, आप किसी से कुछ नहीं हो और वहां पे आप बहुत सारी ऐसी जनता है जो किसी से कुछ नहीं है, नोटा वहां पे जीत गई है, तो वहां पे टेक्निकली फिर से री इलेक्शन होना चाहिए, पर अभी ऐसा कंडीशन नहीं है, राइट। यही टॉपिक हमारे पास आज के लिए था। हम लोग पार्ट 2 में और भी इलेक्शन से इश्यूज देखेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस में आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग और भी अपडेट्स जैसे क्विजेस, जैसे क्वेश्चंस और आपके करंट अफेयर्स से भी अपडेट पोस्ट करते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।